अस्सलाम वालेकुम के नॉवेल्स पर आप सबको वेलकम। आज एक और ख़ूबसूरत मुकम्मल नावल के साथ हाजिर हैं जिसका नाम है नई रुतें नए ख्वाब हैं और चाहतों के सिलसिले। इस नावल की राइटर हैं सना अख्तर। चलें नावल की जानिब बढ़ते हैं। एक बेहतरीन ख़बर सुनो, फूफो आ रही हैं और साथ में साहबजादियाँ भी, और वो भी पूरे महीने के लिए। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम सब की सख्ती के दिन शुरू हुआ चाहते हैं। वलीद ने इन लोगों को दिलाने वाली खबर सुनाकर इनके बदहवास चेहरे देखे। क्या बकवास कर रहे हो तुम्हें शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए? अनुषा ने गुस्से से कहा। मैं क्यों झूठ बोलूँगा, बल्कि ये बात तो 110% सही है। मैं अभी दादी जान के कमरे से आ रहा हूँ और वहाँ पर ताई अम्मा और अम्मी छोटी चच्ची बैठी हुई थीं और यही बात सरगर्म थी कि पुप्पो आ रही हैं और वो भी अपनी बेटियों के साथ। वलीद ने अनुषा को घूरते हुए कहा। ओ माय गॉड, इसका मतलब है कि सचमुच पुप्पो आ रही हैं? अजहर ने सोफे से उठते हुए कहा। क्यों आ रही हैं वो पूरे महीने के लिए, वो भी यानी कि 30 दिन? हुरिया काउच पर गिरते हुए गोया हुई। हाँ मेरी बहन, दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा और पुप्पो को सहना ही पड़ेगा। चलो पुप्पो आ रही हैं तो भी ठीक है, और वर्षा भी आ रही है ये भी ठीक है, लेकिन अरीशा क्यों आ रही है समझ में नहीं आ रही। मैं करूं तो क्या करूं? मेरे दिमाग की चोलें हिलकर रह गई हैं। आशर ने भी गुफ्तगू में हिस्सा लिया। सबके सब मुंह बनाकर बैठ गए थे। और नींद की पुड़िया देख, दुनिया में क्या हो रहा है? रोशाने जो सोफे पर ही सोई हुई थी, वलीद के झंझोड़ने पर हड़बड़ा कर उठी थी। क्या हुआ क्या हुआ? कुछ नहीं, आपको ये बताने के लिए उठाया कि आपका स्टेशन आ गया है, उठ जाएं। वलीद ने चिढ़े हुए अंदाज में कहा। बदतमीज़ वलीद के बच्चे, ये कोई इंसानियत है? ये कौन सा तरीका है उठाने का? वो अपनी मंदी मंदी आंखों से इसे देखते हुए बोली। इत्लान अर्ज़ है कि आपकी शगुफ्ता पुप्पो और उनकी नेक दुख्तर तशरीफ़ ला रहे हैं, और मैं पिछले 1 घंटे से एक ही बात दोहरा दोहरा कर थक गया हूँ। रोशानी जो इसकी बात सुन रही थी, पूरी बात सुनकर इसकी मंदी मंदी आंखें पूरी खुल गईं। सच कह रही हो? जी हाँ, और सबसे ज़्यादा तो वसामा भाई की शामत आएगी। अरीशा तो हर वक्त भैया के सर पर सवार रहती है। फरहा ने नहायत ही दुख भरे अंदाज में कहा। खैर जो भी हो देखा जाएगा, रोशानी ने पानी पीते हुए कहा और कमरे से बाहर चली गई और बाकी सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। अम्मा क्या कहूँ, मेरा तो बहुत ही दिल करता है आप सबसे मिलने का, पर वक्त ही नहीं मिलता। आप समझ सकती हैं मैं कितनी मुश्किल से टाइम निकाल पाती हूँ। शगुफ्ता फूफो की बढ़ाइयाँ शुरू हो गई थीं। अम्मा बज़ाहिर बड़ी संजीदगी से सुन रही थीं, पर जहन कहीं और ही पहुंचा हुआ था। ये सब बच्चे कहाँ हैं? सलाम करके गायब हो गए हैं, जैसे मजबूरी से आ गए हों। मुझे तो लगता है कि वो लोग मुझे पसंद ही नहीं करते। हाँ हाँ, इन्हें मेरी याद कैसे आ सकती है? इनको तो इफ़त ही अच्छी लगती होगी। मैं इतने साल बाद आई हूँ और ये भाभियाँ भी गायब हैं। वो बड़े दर्द भरे अंदाज में शिकवा कर रही थीं। अरे तुम भी ना शगुफ्ता, बहुत जल्द ही बदगुमान हो जाती हो। बच्चे यहाँ ही होंगे और रह गई तुम्हारी भाभियाँ, तो वो किचन में मसरूफ़ होंगी। उन्होंने इनके शिकवे पर मुस्कुराते हुए कहा। अम्मा वसामा भी नज़र नहीं आ रहा, कहाँ पर है? फूफो ने बेटी को देखते हुए अम्मा से कहा। अरे बी, पागल हो गई हो क्या? दिन में भी वो तुम्हें घर में नज़र आएगा? जाहिर सी बात है ऑफिस में होगा, शाम को आएगा, मिल लेना। अम्मा ने इस बार झुलाते हुए बोला। नानी जान, हम और लोगों से मिलकर आते हैं, फरीशा और अरीशा ने उठते हुए कहा। फूफो ने बेटियों की तरफ निहाल होती नज़रों से देखा। इनके आने का मकसद भी यही ही था कि इनकी दोनों बेटियां भी इस घर में ब्याई जाएं। वसामा पर तो इनकी कब से नज़र थी, लेकिन कमर जहां बेगम यानी दादी जान ऐसा नहीं चाहती थीं। ये नहीं था कि इनको अपनी नवासियों से प्यार नहीं था, प्यार तो उनको बहुत था, लेकिन वसामा और अरीशा का जोड़ इनको बिल्कुल पसंद नहीं था। वजह इन दोनों का मिजाज का फ़र्क और कुछ वसामा की पसंद से आगाह भी थी। दादी जान, इफ़त पुप्पो का फ़ोन है। रोशानी फ़ोन इनकी तरफ बढ़ाते हुए बोली। इनको फ़ोन थमाकर उल्टे कदमों वापस चली गई थी। हाँ इफ़त, नहीं बेटा, ऐसी तो कोई बात नहीं है। हाँ हाँ, आ जाना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। ठीक है, तुम अज़हर को भेज दो। चलो ठीक है, तुम भी अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़। क्या हुआ अम्मा? इफ़त क्या कह रही थी? शगुफ्ता फूफो ने इनके फ़ोन रखते ही पूछा। कुछ नहीं, वो कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रही है, तो घर में अज़हर अकेला होगा, इसलिए वो अज़हर के लिए परेशान थी, तो मैंने कहा यहाँ पर आ जाए। अम्मा ने तस्बीह पढ़ते हुए जवाब दिया। वो सर हिलाकर रह गईं। दलावल आफरीदी और कमर जहां आफरीदी के 3 बेटे और 2 बेटियां थे। सबसे बड़े बेटे फरमान आफरीदी थे, जिनके 5 बेटे थे। वसामा, अज़हर, आशिर, सलाल, वलीद। फिर इनके बाद सजाद आफरीदी, जिनके 4 बच्चे थे। फ़ारूक, हुरिया, मज़गान, अनुषा। और फिर तीसरे नंबर पर तारिक आफरीदी, जिनके 2 बच्चे रोशाने और हारिस। ये सब बहुत ही मोहब्बत से एक साथ रहते थे। इस खुशगवार ख़ानदान में भूचाल इस वक्त आता
जब शगुफ्ता फुप्पो आतीं। वजह यह थी कि वो हर वक्त तंजिया गुफ्तगू करतीं और हर किसी के साथ जली कटी ही रहतीं। बात तो वो ही आम सी थी कि वो चाहती थीं कि इनकी बेटियों की शादी इनके मैके में हो जाए। अरीशा इनकी बेटी हद से ज़्यादा आज़ाद ख्याल थी और बाहर के ममालिक में रहने की वजह से बहुत हद तक बेबाक भी थी और नए नए लड़कों से दोस्ती करना इसका मशगला भी था। लेकिन कमर जहां अफरीदी अपनी बेटी की यह ख्वाहिश तो पूरी नहीं कर सकती थीं, क्योंकि बहुओं के इंतखाब में वो खुशकिस्मत थीं और चाहती थीं कि इनके बेटों की बहुएं भी लाजवाब आएं, जो घर को घर बना कर रखें, ना कि जंग का मैदान। लेकिन वरीशा के रिश्ते पर इन्हें कोई एतराज़ नहीं था। रोशाने रोशाने जल्दी आओ, तुम्हें एक चीज़ दिखाऊं। अनुषा ने लाउंज में बैठे बैठे आवाज़ दी। अरे लड़की, ज़रा आहिस्ता बोलो, मानो कान के पर्दे ही फाड़ कर रख दिए हैं। एक मेरी बेटियां हैं जिनकी आवाज़ ही नहीं निकलती है, इतनी मध्यम मध्यम बोलती हैं, और एक तुम हो के। पुप्पो ने इसको डांट कर कहा। अरे बच्ची ने इतना ऊंचा भी नहीं बोला कि तुमने बच्ची को डांट कर रख दिया है। तो क्या मेरी बच्ची की आवाज़ खूबसूरत नहीं है? तुम्हारी आदत हो गई है दिल जलाने वाली बातें करने की। बच्चों को भी नहीं छोड़ा तुमने तो। ताई अम्मा ने कदरे नाराज़गी से कहा। वो ऐसी ही थीं, दो टोक बात करने वाली, और घर के बच्चों में वैसे ही इनकी जान थी। अरे भाभी, मैं यूं ही कह रही थी, क्या ये मेरी बच्चियां नहीं हैं? मैं तो इनके भले के लिए ही कह रही थी, वो खिसियानी हंसी के साथ बोली। अनुषा, बच्चे अरीशा को अपने और रोशाने के कमरे में ले जाओ, और हाँ, ये भी कह देना कि ये भी तुम दोनों के साथ रहेगी। ताई अम्मा ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा। जी अच्छा ताई अम्मा, वलीद आए तो इसे मेरे पास भेज दीजिएगा, मुझे इससे काम है। उन्होंने सर हिला दिया। मैं तुमको कब से बुला रही हूँ और तुम्हारी वजह से डांट भी खाकर आ रही हूँ, और तुम हो के यहाँ आराम से बैठी हो। अनुषा ने इसके हाथ पर चुटकी लेते हुए कहा। मैं आ रही थी, फिर वो अजहर भाई की शर्ट इस्त्री करके देनी थी, इसलिए देर हो गई। पर तुम क्यों जंगली बिल्ली बनी हुई हो? वो अपना हाथ सहलाती हुई बोली। पुप्पो से डांट खाकर आ रही हूँ और इनकी बेटियों की तारीफ सुनकर आ रही हूँ। खैर छोड़ो, ताई अम्मा ने कहा कि अरीशा अब हमारे साथ हमारे कमरे में रहेगी। व्हाट डू यू मीन? मैं अपना कमरा किसी के साथ शेयर नहीं करूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ताई अम्मा को बता दो, रोशाने ने गुस्से में कहा। क्या बता देना है मुझे? ताई अम्मा ने कमरे में दाखिल होते हुए पूछा। ताई अम्मा, मैं अपना कमरा किसी के साथ शेयर नहीं करूँगी। आपको पता है मुझे नींद नहीं आती है। अरे बच्चे, कुछ दिनों की बात है, फिर वो कौन सा सारी ज़िंदगी तुम्हारे कमरे में रहेगी। तुम जैसे अनुषा के साथ कमरा शेयर करती हो, वैसे ही अरीशा के साथ भी शेयर कर लेना। वो इसके करीब बैठते हुए बोली। ताई अम्मा, वो रात को देर से सोती है और आपको पता है कि मुझे रात 9 बजे ही नींद आनी शुरू हो जाती है, और वो रात देर तक टीवी देखती है। वो इनकी गोद में सर रखते हुए बोली। मैं ऊपर के गेस्ट रूम खुलवाती हूँ, फिर तुम लोगों को पता है कि ऊपर के कमरों में सारे लड़के रहते हैं, फिर कहाँ बेचारी अकेले कमरे में रहेगी। इसलिए मैं तुम्हारे कमरे में ठहरा रही हूँ। मुझे यकीन है कि मेरा प्यारा सा बच्चा मान जाएगा। उन्होंने इसकी पेशानी चूमते हुए कहा। ओके, जैसे आपकी मर्ज़ी, मैं जाकर देखती हूँ। वो मुंह बनाते हुए बोली। अच्छा सुनो, वसामा को फ़ोन करके कहो कि शाम को जल्दी आए। वो लेटते हुए बोली। फ़ोन यहाँ लेकर आ जाऊँ? वो पलटते हुए बोली। अब वहाँ से यहाँ पर लाओगी, वहीं पर खुद ही बात कर लो, मैं थोड़ी देर सोऊंगी। रोशाने ने लाउंज में आकर वसामा के ऑफिस का नंबर डायल किया। चौथी बेल पर कॉल रिसीव कर ली गई। हेलो, बड़े मसरूफ़ अंदाज में हेलो कही गई थी। वसामा भाई, मैं रोशाने बात कर रही हूँ। बोलो क्या बात है? वसामा अपनी मसरूफियात तर्क करके बोला। भाई, ताई अम्मा कह रही हैं कि शाम को जल्दी आ जाइएगा, पुप्पो लोग आ गए हैं, इसने बेजारी से कहा। ओके, और कुछ? वो इसके अंदाज पर मुस्कुराते हुए बोला। कुछ नहीं, बस यही कहना था, याद से आ जाइएगा। अच्छा सुनिए, वापसी पर इंग्लिश की डिक्शनरी ले आइएगा। ओके, और कुछ? वो फिर से अपने लफ्ज़ दोहराते हुए बोला। नहीं बस, और कुछ नहीं, बस रखती हूँ, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वसामा ने डाइनिंग रूम में दाखिल होते ही बुलंद आवाज़ में सलाम किया। वालेकुम सलाम, सब ने मुश्तरका जवाब दिया। कैसे हो बेटा, कहाँ होते हो, नज़र ही नहीं आते हो? पुप्पो ने इसके बैठते ही पूछा। कहाँ होना है पुप्पो, यहाँ पर ही होता हूँ। आप सुनाएं, कैसी हैं, और अंकल कैसे हैं? वो नहीं आए साथ में? इसने अपनी प्लेट में बिरयानी डालते हुए पूछा। अरे क्या पूछते हो, तुम्हें तो पता है कि तुम्हारे अंकल कितने बिजी रहते हैं। बिजनेस ही इतना फैला हुआ है कि इनका आना जाना ही कितना मुश्किल होता है। वो बड़े मगरूर अंदाज में बोली। वसामा सिर्फ सर हिलाकर मुस्कुरा दिया था। हारिस, एक गिलास पानी दो। वसामा ने हारिस से पानी मांगा। हारिस पानी देते हुए बोला। भैया, आज अजहर भाई का फ़ोन आया था। क्या कह रहा था? कब तक आने का कहा है इसने? वसामा ने इसकी तरफ सवालिया नज़रों से पूछा। पता नहीं, फ़ोन रोशाने ने रिसीव किया था, आप इससे पूछ लीजिए। हारिस कबाब अपनी प्लेट में रखते हुए बोला। ठीक है, पर वो है कहाँ? इसने अपने अतराफ़ में नज़र डालते हुए पूछा।
अपने कमरे में खाना भी नहीं खाया इसने। अब के ताई अम्मा ने बड़ी फिक्रमंदी से अपने बेटे को जवाब दिया, अरे रहने दीजिए भाभी, आपने इसकी हर बात मान मान कर ही सर चढ़ा लिया है। अब हर बात मानने वाली नहीं होती। चच्ची ने गुस्से में रोशाने की अम्मी ने कहा, लगता है वसामा आपको हम नज़र नहीं आ रहे। अरीशा ने एक अदा से इसकी जानिब देखते हुए कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल आज लंच नहीं किया था तो इसलिए भूख ज़्यादा लगी थी, तवज्जो सिर्फ खाने पर ही थी। बहरहाल आप सुनाएं कैसी हैं? इसने खुशदिली से पूछा। जी ठीक ही हूँ, अरीशा ने मुस्कुराते हुए कहा। ओके आप लोग खाना खाएं, मैं अभी आता हूँ, वसामा ने अपना खाना ख़त्म करते हुए कहा और डाइनिंग रूम से निकल पड़ा। इसके कदम रोशाने के कमरे की तरफ बढ़ रहे थे। दस्तक देकर वो अंदर दाखिल हुआ तो वो लेटी हुई थी। रोशाने तुम खाने की टेबल पर क्यों नहीं आई? प्लीज़ वसामा भाई, मैं कोई बात नहीं करना चाहती। वह कंबल मुंह तक लेते हुए बोली, मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि तुमने अज़हर का फ़ोन रिसीव किया, वो क्या कह रहा था? वह ज़ेर लब मुस्कुराते हुए गोया हुआ, मैंने कोई भी कॉल रिसीव नहीं की थी और अज़हर भाई की भी नहीं। पर हारिस का तो नाम भी मत लें, सारे फसाद की जड़ ही वो है। रोशाने गुस्से से तो वैसे ही भरी हुई थी, अब तो गोया मौका मिल गया था अपनी भड़ास निकालने का। ताई अम्मा के सामने तो सादतमंदी से कह दिया था कि ठीक है, पर दिल की जलन कम होने को नहीं आ रही थी। अच्छा अच्छा बाबा, ये बात तुम आराम से भी कह सकती थी, इस कदर गुस्सा करने की क्या ज़रूरत है? वसामा सोफे पर बैठते हुए बोला, आपको कुछ नहीं पता, ये सब हारिस की वजह से हुआ है, वरना खुद अरीशा ने कहा कि इसे अलग रूम चाहिए। आपको तो पता है कि मैं और अनुषा जल्दी सोने की आदी हैं और अब देर तक जागना मुझसे नहीं होगा। वह एकदम ही उठकर बोली, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि तुम खाना ही छोड़ दो, और सोने की क्या बात है? वो क्या तुम्हें ज़बरदस्ती जगाएगी? तुम सो जाना। अब ये कितनी बुरी बात है कि घर आए मेहमान के साथ इस तरह पेश आएं। बिल्कुल पढ़े लिखे जाहिलों जैसी हरकतें हैं तुम सबकी। जाओ और जाकर खाना खाओ और अब कोई बात नहीं करना, समझ गई? इसको मुंह खोलता देकर वसामा ने सख्ती से कहा, आप जाएं, मैं खा लूंगी। वो झुंझलाते हुए बोली, वैसे तुम्हारे पास इतनी नींद कहाँ से आती है? अब की बार वसामा ने कदरे मुस्कुराते हुए पूछा, अब मैं इतना भी नहीं सोती हूँ, आप सब तो मेरी नींद के दुश्मन बन गए हैं। वो भीगती नज़रों से इसकी तरफ देखते हुए बोली, तो वसामा इसकी भीगी पलकों से नज़र चुराते हुए उठ खड़ा हुआ, पागल, हम दुश्मन नहीं हैं तुम्हारे, बस थोड़ा कम सोया करो। अब मूड ठीक करो और जाकर खाना खाओ, और खाने के बाद मेरे लिए चाय बना कर लाओ। आपको अपना कमरा शेयर करना पड़े तो पता चले। वो बड़बड़ाते हुए उठ खड़ी हुई, कमरा भी शेयर कर लेंगे, आप आने को तैयार तो हों? इसके जाते ही वो धीरे से बोला, वसामा मैं सोच रहा हूँ कि इस डील को फाइनल कर ही देते हैं, हर तरफ से फ़ायदा ही है। अज़हर फ़ाइल का मुताला करते हुए बोला, ठीक है जो तुम मुनासिब समझो। वसामा ने हनूस फ़ाइल में सर दिए हुए कहा, और हाँ याद आया, कल मेरे पास दिया का फ़ोन आया था, वो पाकिस्तान आ रही है और साथ आज़ान भी है। ना हैरानगी की बात, दोनों एक साथ तशरीफ़ ला रहे हैं? अज़हर ने मुस्कुराते हुए इतला दी, हाँ है तो हैरानगी की बात कि दो दुश्मन साथ आ रहे हैं। आई थिंक 4 साल बाद आ रहे हैं वो लोग। वसामा फ़ाइल बंद करते हुए बोला, हाँ लगभग इतना ही अरसा हो गया है। खैर तुम बताओ, तुम्हारा इश्क कहाँ तक पहुँचा है? अज़हर ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा, कहाँ पहुँचा है, वहीं पर हूँ मैं भी और वो भी। अब के वसामा के चेहरे पर बड़े दिलकश रंग बिखरे थे। आखिर तुम इससे बात कब करोगे कि आप जनाब इनके इश्क में गिरफ्तार हो चुके हैं? यार अभी वो पढ़ रही है और काफ़ी छोटी है, और मैं नहीं चाहता कि अभी वो इस झमेले में पड़े। और वैसे ही आजकल मोहतरमा बहुत गुस्से में है अरीशा के साथ रूम शेयर करने पर। इसका गुस्से से फूला हुआ मुंह याद करके इसके लब मुस्कुरा उठे थे। पर क्यों? वो अनुषा के साथ भी कमरा शेयर करती है, फिर अरीशा के साथ क्या प्रॉब्लम है? अज़हर ने उलझते हुए पूछा। वजह वो ही इसकी प्यारी नींद, तुम्हें पता तो है कि वो नींद की दीवानी है, इसीलिए तो वलीद ने उसका नाम नींद की पुड़िया रखा हुआ है। इसे सोना होता है 9 बजे लाजमी, वैसे इसकी आंखें 8 बजे ही बंद होने लगती हैं। खैर अरीशा को रात 2 बजे से पहले नींद नहीं आती और कमरे की लाइट ऑन होगी, बस ये वजह है मोहतरमा के गुस्सा होने की। वसामा ने बड़ी तफसील से जवाब दिया, ओह वैसे इसकी नींदें तो इस दिन उड़ेंगी जब तुम्हारे जैसा बंदा इसकी किस्मत में आएगा, और तुम्हारे जैसा गुस्सा, अल्लाह अल्लाह मेरी तौबा। अजहर इसको छेड़ते हुए बोला, शट अप बदतमीज़ इंसान, मैं तुम्हें ऐसा नज़र आता हूँ कि इसकी नींदें उड़ाऊंगा? और जहाँ तक गुस्से की बात है, वो तो इसे भी पता है कि किन बातों पर आता है। मेरे मिजाज को बड़ी अच्छी तरह समझती है। वसामा बड़े इत्मीनान से बोला, वो अगर तुम्हारे मिजाज को समझती है तो सिर्फ कज़न या भाई होने की वजह से। जब तक अपने मुंह से फूटोगे नहीं तो वो आपके इस मिजाज के बारे में कैसे जान पाएगी? अज़हर इसे शरारती नज़रों से देखते हुए बोला, बकवास बंद करो, भाई होगे इसके तुम। हमें तो सिर्फ सजना बनना है और इसे तुम्हारी भाभी बनाना है।
वैसे मेरी समझ में नहीं आता यार, एक तो वो इतनी छोटी है और ऊपर से वो हद से ज़्यादा बेवकूफ़ है। कैसे इसे इज़हार करूँ, और आंसू तो पलकों पर रहते हैं और नींद के तो क्या कहने। वसामा हंसते हुए बोला तो अज़हर भी इस सिचुएशन पर हंस पड़ा। जब तुम्हारी कस्टडी में आएगी तो ठीक कर देना, अज़हर मायूसी से बोला तो वो इसको घूर कर रह गया। बहुत ही बेहुदा इंसान हो। खैर चलो, लंच का वक्त हो गया है। वसामा उठते हुए बोला और साथ में इसका बाजू थाम कर इसे भी उठाया। अनुषा, तुम्हारा दिल नहीं चाहता कि तुम्हारे घर शादी वगैरह हो? वैसे तुम लोगों ने वसामा के लिए लड़की वगैरह ढूंढी या नहीं? अरीशा ने बड़े अच्छे मूड से पूछा। वसामा भाई की शादी तो हम बहुत ही अच्छी लड़की से करेंगे, तुम्हें इनके लिए फ़िक्रमंद होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ, वसामा भाई उम्र में तुमसे बड़े हैं, सो प्लीज़ इन्हें भाई कहा करो, सिर्फ नाम लेना अच्छा नहीं लगता। हुरिया ने बड़ी नागवारी से जवाब दिया। भाई वो तुम लोगों के लिए हैं, मेरे लिए नहीं है। मैं इन्हें पसंद करती हूँ और मुझे यकीन है कि मैं इनके साथ बहुत ही अच्छी लगूंगी, और अम्मी बहुत जल्द ही नानी जान से बात करेंगी। फिर मैं भी यहाँ तुम्हारे वसामा भाई के साथ रहूंगी, माय स्वीट हार्ट। अरीशा ने बड़ी बेबाकी से कहा और रोशाना के गाल थपथपाते हुए कमरे से बाहर चली गई। एकदम बेहुदा है ये, कैसे बकवास करके गई है। अनुषा गुस्से से बोली। हूर फोन है तुम्हारी दोस्त का? वसामा कमरे में दाखिल होते हुए बोला। हूर और अनुषा के बाहर निकलते ही बुद्ध बनी रोशाना के सामने चुटकी बजाई। कहाँ पर है मोहतरमा? वो कदरे चौंक कर वसामा को देखने लगी। आई कांट बिलीव दिस, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि जो अरीशा बोल कर गई, क्या ऐसा मुमकिन है? चले आप बताएं, अगर आपको अरीशा या फिर किसी और लड़की में से किसी एक को चुनना पड़े तो आप किसको चुनेंगे? रोशाने ने इसकी तरफ देखते हुए पूछा। चुनना पर किस सिलसिले में? मैं तुम्हारी बात समझ नहीं पा रहा हूँ। वसामा ने इसके सवाल पर उलझते हुए पूछा। अरे भाई, आपकी शादी के लिए कह रही हूँ, और किस लिए? वो झल्लाते हुए बोली। ला हौल वला कुव्वत, दिमाग ख़राब हो गया है शायद, तभी बहकी बहकी बातें कर रही हो। वसामा ने इसके बेतकान बोलने पर इत्मीनान से कहा। अब मैं आपको कैसे समझाऊं मैं क्या कहना चाह रही हूँ? बस मुझे नहीं पता, आप दोनों में से किसी एक पर हाथ रखें। अब की बार वो तपे हुए लहजे में बोली। दोनों में से किसी से भी नहीं करूँगा। अब खुश? वसामा ने गहरी होती मुस्कान से कहा। फिर आपको मेरी पसंद की हुई लड़की से शादी करनी होगी। बोलिए मंजूर, हम ज़बरदस्त सी लड़की ढूंढेंगे जिसे देखकर आप पलके झपकना भूल जाएंगे। रोशाने ने बड़े जोश से कहा। तुम्हें ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं लड़की पसंद कर चुका हूँ। वसामा ने बिला आखिर बात करने की ठान ही ली। क्या सच कह रहे हैं आप? आपने पसंद कर ली और हमें बताया भी नहीं? बड़े अफसोस की बात है। अच्छा बताएं, कौन है, कैसी है और कहाँ पर मिली आपको? ऑफिस में होती है। वो अपनी जगह से उठकर इसके करीब आ बैठी। जब वक्त आएगा तो बता दूंगा, अभी इतना ही काफ़ी है। वसामा इसकी चमकती आंखों में देखते हुए बोला। आप मुझे इसका नाम तो बताएं, सच में किसी को नहीं बताऊंगी, आई प्रॉमिस। मैंने अगर नाम बता भी दिया तो भी तुम किसी से कह नहीं पाओगी। वो इसकी तरफ वारफिदगी से देखते हुए अपने दिल में हमकलाम हुआ। मुझे देखना बंद करें और बताएं कौन है? इसने अपनी तरफ टिकटिकी बांधे देखने पर टोक कर पूछा। वो मेरे बहुत पास है, मेरे बहुत करीब है, मेरी नज़र में है। वह जब खोए खोए लहजे में बोला। वसामा भाई, इसके चिल्लाने पर वह एकदम बेखुदी की कैफियत से बाहर आया था। जाओ जाकर चाय बनाओ और अज़हर को मेरे पास भेजो, इसने इसे टालते हुए कहा। हाँ तो साफ कहे ना, बताना नहीं चाहते, ये भी क्यों बताया? वो चिढ़कर बोली। जब इतना बता दिया है तो बाकी भी बता दूंगा। सबसे पहले तुम्हें ही बताऊंगा। अब खुश? अब जाओ और अच्छी सी चाय बना कर ले आओ। अच्छी सी मतलब अच्छी, पता है मुझे। वो गुस्से में बाहर निकल गई। रोशाने, मेरी प्यारी बहन होगी, ये शर्ट इस्त्री कर दो। मुझे देर हो रही है, मैं रामेश से मिलने जा रहा हूँ। तुम जब तक शर्ट इस्त्री करोगी तब तक मैं नहा लूँगा, प्लीज़। वलीद रोशाने को शर्ट देते हुए बड़ी मिन्नत से बोला। अपने दोस्त से मिलने तुम जा रहे हो और शर्ट मैं इस्त्री करूँ? प्लीज़ किसी और को बोलो, मुझे नींद आ रही है। रोशाने ने जमाइन लेते हुए कहा। किसको बोलूं, सब अपने काम में मसरूफ़ हैं, एक तुम ही फारिग हो और नींद तो तुम्हें हर वक्त ही आई रहती है। वो इसको घूरते हुए बोला। अच्छा दो, इसके बाद मैं कोई काम नहीं करूंगी और तुम्हारी बकवास सुनने से बेहतर है कि मैं शर्ट इस्त्री कर दूं। वो एहसान करते हुए खड़ी हुई, शर्ट इस्त्री करके वलीद को दी, फिर कमरे में जाने के बजाय किचन में चली आई, क्योंकि शाम की चाय का वक्त हो चला था। इस वक्त सोना अम्मा के कहर को आवाज़ देना था। फिर चाय का पानी चूल्हे पर रखा और साथ में कबाब भी फ्रीज़र से निकालकर फ्राई करने लगी। जब तक कबाब फ्राई हुए तब तक चाय भी बन गई। चाय कपों में डालकर सबको दी जो कि लाउंज में बरजमान थे। रुशाने वसामा को चाय देकर आओ, वो अपने कमरे में होगा। मामा के कहने पर वो बोली। अच्छा जाती हूँ, वो कबाब खाते हुए बोली। रोशी प्लीज़ भाई के सुबह ऑफिस जाने के लिए कपड़े भी निकाल देना, मैं भूल गई हूँ। मज़गान कबाब पर हाथ साफ करते हुए बोली।
वो दोबारा किचन की तरफ चल दी। चाय गर्म करके वसामा के कमरे में चली आई। कमरे में दस्तक देकर अंदर दाखिल हुई तो वसामा ने किताब से नज़रें उठाकर दरवाजे की जानिब देखा। ये आपकी चाय और सुबह ऑफिस जाने के लिए कौन से कपड़े निकालूं? वो चाय का कप इसकी जानिब बढ़ाकर बोली। ब्लैक सूट निकाल लो और साथ में मैचिंग टाई भी। वो चाय पीते हुए बोला तो वो वार्डरोब की जानिब बढ़ी। वसामा, हम भी आपकी राहों में हैं। आप तो हमारे साथ मिलना ही पसंद नहीं करते, फिर सोचा खुद ही आपसे मिल लें। अरीशा कमरे में दाखिल होते हुए बोली। आपको मुझसे कोई काम था जो आप मुझसे मिलना चाह रही थीं? वो संजीदगी से बोला। काम हो तभी आपके पास आया जा सकता है, वैसे आपसे मिल नहीं सकते। वो बेड पर इसके मुकाबिल बैठते हुए बोली। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। दरअसल मुझे फालतू बातें करने की आदत नहीं है, इसीलिए आपको ऐसा महसूस हुआ। वो संजीदगी से कहता बेड से उठ खड़ा हुआ। वसामा, मैं आज आपसे ख़ास बात करने आई हूँ। मैं आपको पसंद करती हूँ, मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है। आप क्या सोचते हैं मेरे बारे में? अरीशा इसके शाने पर हाथ रखते हुए बोली। वसामा ने पहले रोशानी की तरफ देखा जो न जाने कमरे से कब कपड़े लेकर चली गई थी। फिर इसका हाथ अपने शाने से झटके से हटाया। आपका दिमाग ख़राब हो गया है, कैसी फजूल बकवास कर रही हैं? आपको शर्म आनी चाहिए इस तरह की बेहुदा गुफ्तगू करने से। वो गुस्से से गुर्राते हुए बोला। शर्म किस बात की? मैं आपको पसंद करती हूँ, ये बात कहने में शर्म कैसी? और जहाँ तक मेरा ख्याल है सबको ये हक हासिल है कि वो अपनी पसंद नापसंद बता सके। वो हद दर्जे झिटाई से बोली। मेरे पास ऐसी फजूल बातों का कोई जवाब नहीं है और ना ही लघु बकवास सुनने का। वो कमरे से निकलते हुए सर्द लहजे में बोला तो वो इसकी राह में हायल होते हुए इसका रास्ता रोक गई। क्या बकवास की है मैंने? मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। आपने भी किसी न किसी से शादी करनी ही है, तो वो मैं क्यों नहीं हो सकती? वो होठों पर दिलकश और तमानिया तमेज़ मुस्कुराहट के साथ बोली। कुछ तो ख्याल कीजिए, आप एक लड़की हैं और आपको ये ज़ेब नहीं देता कि आप इस तरह की बातें करें। मुझे मालूम है कि आपने तालीम बाहर मुल्क से हासिल की है और अपना बचपन भी वहीं पर गुजारा है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि आप इस मुल्क की तहज़ीब भूल जाएं। यहाँ पर अब भी ऐसी बातों को बेहयाई तस्वर किया जाता है। मैं आपकी इज़्ज़त करता हूँ क्योंकि आप मेरी फूफो की बेटी हैं, सो प्लीज़ अपने आप को अपने मकाम से मत गिराएं। इसके लफ्ज़ों के घाव, चेहरे के तासुरात सबसे ही सख्त कबीदगी और नफ़रत आया थी। तुम्हारे करीब ये सब बेहयाई होगी, पर मैं तुम्हें दिलो जान से चाहती हूँ। आई लव यू। वो इसके करीब होते हुए बोली। शट अप और दूर रहो मुझसे। वो गुस्से से चिल्लाया। रोशानी जो कपड़े प्रेस करके वापस आई तो वसामा का गुस्से से सुर्ख पड़ता चेहरा और अरीशा का आंसुओं से भीगा चेहरा देखकर हैरान हुई कि इनको क्या हुआ है। कहाँ चली गई थी? जल्दी काम नहीं हो सकता तुमसे? वसामा इसको देखते ही बरसा। मैं तो वो कपड़े प्रेस वो बुरी तरह बेरब्त हो गई क्योंकि इसके गुस्से से बहरहाल वो भी डरती थी। क्या तुम किसी और को पसंद करते हो? प्लीज़ मुझे बताओ, क्या वो मुझसे ज़्यादा प्यार कर सकती है? इसको रोशानी के कमरे में आने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। वो उसी बेकरारी से बोली। प्यार? और तुम जैसी लड़की से जो प्यार के लफ्ज़ के मफ़हूम से भी आशना नहीं है। तुम जैसी लड़की से तो प्यार कभी नहीं हो सकता। वो जो कोई भी है, लेकिन तुम जैसी तो बिल्कुल भी नहीं। कम से कम इसके पास हया, शर्म, लिहाज़ सब कुछ है जो तुम्हारे पास नहीं है। वो बहुत मुश्तैल होते हुए गोया हुआ। क्या वो मुझसे भी ज़्यादा हसीन है? इसके पास ऐसा क्या है जो तुम्हें इतना पसंद आ रहा है? आखिर कौन है वो जिसने तुम्हें फ़तह किया है? मैं जान से मार डालूंगी इसको। इसके तो जहन के जैसे परखचे उड़ गए थे। शट अप अरीशा, एक लफ्ज़ भी मज़ीद मत कहना। वो गुस्से में ऊंची आवाज़ में चिल्लाया था। रोशाने हैरान परेशान सी खड़ी थी। क्यों ना कहूँ, अपनी सारी ज़िंदगी का हासिल इतनी आसानी से कैसे गंवा दूँ? वो तड़प उठी थी। वो जबड़े भींच कर रह गया। इस कदर गैर मुतवक्का सूरत हाल ने इसे अंदर तक हिला डाला था। मुझ पर रहम करो वसामा, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी। वो अपनी इज्जत नफ्स को पसे पश डाले हर गुर आजमाने के मूड में थी। वसामा को अपनी कनपटियां सुलगती महसूस होने लगी। बिहेव योर सेल्फ अरीशा। तुम्हें पता है कि तुम क्या कह रही हो? हम सिर्फ कज़न तो हो सकते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। वो बहुत सर्द और बेअतनाई से भरपूर लहजे में कहता हुआ रोशाने की जानिब बढ़ा। तुम बहुत पछताओगे वसामा आफरीदी। मैं तुम्हें इसका भी होने नहीं दूंगी। कौन है वो बेगैरत? तुम मुझे बताते क्यों नहीं हो? वो अभी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि वसामा का हाथ बेख्तियार ही घूमा था। वो सिर्फ एक थप्पड़ ही नहीं था, ऐसे कई जानदार और जरहाना थप्पड़ों ने इसकी आंखों तले अंधेरी की दबेस चादर तान दी थी। सारी जगह एक दायरे में गोल गोल घूमती नजर आ रही थी। गेट आउट, मेरी नज़रों के सामने से हट जाओ वरना मैं तुम्हारा कत्ल कर दूंगा। इसके लहजे में दरिंदों जैसी धार थी। वो खुद पर जब्त के बंद बांधते हुए किसी हारे हुए जुआरी की तरह चली गई तो वो रोशानी की सिमत घूमा जो पहले ही थर थर कांप रही थी। इसका रुख अपनी जानिब देख कर वो ठंडी पड़ गई।
क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? वो इसकी उड़ती हुई रंगत देखते हुए बड़ी फिक्रमंदी से बोला। अब गुस्से का नामो-निशान तक नहीं था। इसको अपने ऊपर बला का कंट्रोल था। कुछ नहीं, ये वो आपके कपड़े हैं। जाते हुए वो बेड पर रखते हुए बोली। वो बुरी तरह डरी हुई थी। तो इसमें इस कदर बदहवास होने की क्या ज़रूरत है? वो इसके चेहरे के तासुरात पर हैरान होते हुए बोला। तो वो कुछ भी कहे बगैर कमरे से चली गई। रोशाना के सामने तो इसने खुद को बड़ा मुतमईन ज़ाहिर किया था। फिर एक फ़ैसला करके वो मुतमईन हो गया, जैसे कि सुकून आ गया हो। फिर बेड पर वो गिर सा गया। नानी जान, आपने बुलाया था? अज़हर इनके कमरे में दाखिल होते हुए बोला। हाँ बच्चे, जब से तुम आए हो ठीक तरह से बात ही नहीं हो सकी। वो अनुषा से सर पर तेल लगवाते हुए बोली। जी कहिए, मैं सुन रहा हूँ। वो इनके पास बैठते हुए बोला। ये बताओ, तुम्हारी माँ कितने दिनों के लिए गई है और कब तक आएगी? पता नहीं, दरअसल फूफो की तबीयत ठीक नहीं है। शायद जब तक वो डिस्चार्ज नहीं हो जाती तब तक ना आए। शहजीन और नवाल भी साथ गई हैं, तो मेरा ख्याल है कि ज़्यादा दिन ही लगेंगे। वो अनुषा की तरफ देखते हुए बोला, जो बड़ी महारत से मालिश करने में लगी हुई थी। अल्लाह इसको तंदुरुस्ती दे, जल्द ही सेहतयाब हो जाए। दादी जान ने दुआया अंदाज में कहा। इतने में अनुषा तेल की शीशी उठाकर निकलने लगी तो अज़हर ने इसका हाथ पकड़कर रोका। प्लीज़ मुझे भी ज़रा तेल लगा दो, दर्द हो रहा है सर में। अरे पहले क्यों नहीं बताया बेटा? अनुषा, चलो भाई को तेल लगाओ, दादी जान ने साइड पर होते हुए कहा तो अनुषा दोबारा बैठ गई। इधर आकर बैठे अज़हर भाई। वो इसको नीचे बैठने का कहकर हल्के हाथों से मालिश करने लगी तो इस पर नींद का खुमार तारी होने लगा। कमर जहाँ की कोई मिलने वाली आई तो वो इनसे मिलने चली गई। मज़ा आ गया यार, तुम्हारे हाथ में तो जादू है। सर का दर्द यूं चुटकियों में चला गया। अज़हर ने इसके मालिश करते हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहा। मैं तो सबको ऐसे ही सर पर तेल लगाती हूँ, तो जादू कैसा? वो मुस्कुराते हुए बोली। लेकिन जो बात तुम में है वो किसी और के हाथों में कहाँ? वो इसकी आंखों में देखते हुए बोला। क्या हो गया है आज आपको अज़हर भाई? वो इसके हाथों से अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली। अज़हर का ये अंदाज देखकर इसका दिल अजीब सी लय में धड़कने लगा। अनुषा, मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ? वो इसके मुकाबिल आते हुए बोला। जी मैं कुछ समझी नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? वो कन्फ्यूज़ होते हुए बोली। क्या तुम मेरी आंखों में अपना अक्स नहीं देख पा रही हो? वो इसको मोहब्बत भरी नज़रों से देखते हुए बोला। वो इसकी आंखों के पैगाम को पढ़कर शर्म से सर झुका गई। अगर मेरी मोहब्बत ने तुम्हें पिघला ही दिया है तो फिर यह अना की दीवार कैसी? मैं भी इसी तरह सुलग रहा हूँ तुम्हारे प्यार में जिस तरह तुम। मैं जानता हूँ तुम मेरे जज्बात से अनजान नहीं हो। क्या तुम्हें मेरी मोहब्बत पर यकीन नहीं है? मैं सच कह रहा हूँ, मुझे और ख़ुद को इस कशमकश से निकालो। डरती क्यों हो इकरार मोहब्बत से? मैं तुमको शिद्दतों से चाहता हूँ। आज से नहीं बल्कि शऊर की मंजिलों पर पहुँचते ही दिल ने सिर्फ तुम्हारा साथ मांगा है। अज़हर ने आज अपना दिल खोलकर रख दिया था। मम मैं कोई आपसे मोहब्बत मोहब्बत नहीं करती हूँ। इसके बेबाक इजहार पर अनुषा सुर्ख हो गई। दिल की धड़कनों में गोया सरकश लहरों का तूफान आ गया था। वो इसे नज़रें चुरा रही थी। तो फिर ठीक है, मेरी आंखों में देख कर कहो। अज़हर ने इसका रुख अपनी तरफ मोड़ते हुए संजीदगी से कहा। वो कुछ देर इसकी तरफ देखती रही। अब मैं क्या कहूँ, आप खुद ही समझ जाएं। वो शर्मा कर कमरे से चली गई और अज़हर को ऐसा महसूस हुआ जैसे इसके चारों तरफ फूल ही फूल खिल गए हों। वो खुलकर मुस्कुरा दिया। अम्मा जान, आप बाबा जान से बात करें कि वो भाइयों से बात करें अरीशा के रिश्ते की। मैंने अरीशा के लिए हमेशा वसामा को ही सोचा है और वैसे भी अरीशा इसको पसंद करती है। और अम्मा साहब बात करूं तो इसके अलावा वो किसी और से शादी करने को तैयार नहीं है। बस अब आप ही कुछ कर सकती हैं। शगुफ्ता फूफो गुलगीर आवाज़ के साथ बोली। ये सब बातें जो तुमने मुझसे की हैं, इन सब का यही जवाब है कि वसामा जो चाहेगा वही होगा। मेरे या फिर तुम्हारे बाबा जान के कहने से वो मान तो जाएगा, पर इसके दिल की बात दिल में ही रह जाएगी और मैं नहीं चाहती कि वो अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार हो जाए। हाँ, अगर वो किसी और को पसंद नहीं करता तो मैं इस बारे में ज़रूर सोचती, पर अब मुझे मालूम है कि वो किसी और को दिलो जान से चाहता है, तो मैं इसके साथ ये ज़्यादती नहीं कर सकती। लेकिन अम्मा, इसकी पसंद की गई लड़की क्या मेरी अरीशा से ज़्यादा अच्छी है? फूफो रन से बोली। वो भी इसी घर की बेटी है और रमज़ान से पहले मैं रोशाने और वसामा का निकाह कर दूंगी। अब मैं मज़ीद इस बारे में सुनना नहीं चाहती। और सुनो, जाते हुए अपनी भाभीियों को भेजना। मैं इनसे कुछ ज़रूरी बातें करना चाहती हूँ। वो अपना चश्मा साफ करते हुए बोली तो फूफो जले हुए दिल के साथ उठ खड़ी हुई। सब भाई और उनकी बीवियां दादी जान और दादा जान के कमरे में जमा थे। मैंने तुम लोगों को आज एक ज़रूरी बात कहने को बुलाया है। मैं चाहती हूँ कि इस हफ्ते के अंदर वसामा और रोशानी की शादी हो जाए। ये मेरा और तुम्हारे बाबा का फ़ैसला है। अगर तुम लोगों को कोई एतराज़ है तो कहो। कमर जहाँ बेगम ने रुक कर पूछा। हमें तो कोई एतराज़ नहीं है अम्मा जान, पर यह सब इतनी जल्दी क्यों कर रही हैं आप?
चलें वसामा तो ठीक है पर रोशानी तो अभी पढ़ रही है। बेगम फरहान फिक्रमंदी से बोली। कुछ मसले ऐसे होते हैं जिन्हें जल्द हल करना पड़ता है। अभी मैं ये सब कह रही हूँ तो इसकी भी कोई वजह होगी और वैसे भी नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए। वो निहायत ही संजीदगी से बोली। ठीक है अम्मा जान जैसे आपकी मर्ज़ी। तारिक साहब ने सादतमंदी से कहा। कल से तैयारी शुरू कर दो मैं इस काम में ज़रा सी भी ताख़ीर नहीं चाहती हूँ। वो सर हिलाकर उठ खड़े हुए। इन लोगों के जाते ही इनके चेहरे पर परेशानी साफ ज़ाहिर हो रही थी। जब से वसामा इनके पास आया था, फिर सारी सूरत-ए-हाल कहकर अपना फ़ैसला सुनाकर गया था, तब से ही वो फ़िक्रमंद थीं। नवासी की फ़िक्र भी इनको खाए जा रही थी। वसामा पर ज़ोर भी नहीं डाल सकती थीं, इसलिए जल्द से जल्द वसामा और रोशानी की शादी का फ़ैसला किया था, क्योंकि यही मर्ज़ी वसामा की भी थी। पहले उसको रोशानी की पढ़ाई की फ़िक्र थी, लेकिन अरीशा की बेबाकी और पुप्पो के तेवर इसको बहुत कुछ समझा गए थे। ये फ़ैसला इसने बहुत सोच समझ कर किया था, जिस पर वो मुतमईन था। जिसने भी सुना हैरान हो गया कि वसामा और रोशानी की शादी ये सबके लिए शॉकिंग खबर थी और सबसे ज़्यादा शॉक्ड की कैफ़ियत रोशानी की थी। ये कैसे हो सकता है मामा मैं वसामा भाई के साथ, आप मेरी बात सुन क्यों नहीं रही हैं? मैंने हमेशा इन्हें अपना भाई समझा है, रोशानी रोते हुए बोली। जब से इसने अपनी और वसामा की शादी का सुना था, तब से रोए जा रही थी। क्या पागलपन है जान, शादी तो सबकी ही होती है। तुम्हें क्यों एतराज़ है वसामा से शादी करने पर? बेगम तारिक ने इसकी तरफ देखते हुए कहा। मुझे अभी पढ़ना है मामा और वो मुझसे इतने बड़े हैं, मैं ये शादी नहीं करूँगी। वो ज़िद से बोली। तो क्या हुआ, लड़के तो वैसे भी बड़े ही होते हैं और बेटा तुम्हें पढ़ने से कौन मना कर रहा है? तुम पढ़ती रहना और वो कौन सा तुम्हें रोक रहा है? फिर तुम इसी घर में रहोगी, हम सब की नज़रों के सामने। जानू ज़िद नहीं करते, अब कोई फ़जूल की बहस मत करना। ये तुम्हारी दादी जान का फ़ैसला है, इनको जाकर बोलो अगर कोई एतराज़ है तो। मैं तो बहुत खुश हूँ ऐसा दामाद पाकर। वो वाकई बहुत खुश थीं। ताई अम्मा कमरे में आईं तो रोशानी को रोता देखकर परेशान हो गईं। क्या हुआ मेरे बच्चे, रो क्यों रही हो? रो इसलिए रही है कि वसामा को हमेशा भाई की नज़र से देखा है और कह रही है कि शादी नहीं करनी। बेगम तारिक ने रोशानी को घूरते हुए इनको बताया। अरे तो क्या हुआ, पहले नहीं देखा था तो अब देख लो इस नज़र से। वो शरीर लहजे में बोली तो वो इनकी बात पर झीम गई। फिर इन दोनों के बाजार जाते ही यंग पार्टी ने धावा बोल दिया। कितना मज़ा आएगा शादी में, अनुषा कहते हुए इसके करीब बैठी। मेरी प्यारी बहना बनेगी दुल्हनिया। वलीद गुनगुनाते हुए लुढ़ी डालने लगा और सलाल दुपट्टे से इसका घूंघट निकालने लगा तो वो ज़ारो कतार से रोने लगी। अरे अरे रोने क्यों लगी हो? रोना तो हम सबको चाहिए, तुम हमारी भाभी जान बनने वाली हो। अब तुम्हें बड़ी इज्जत व एहतराम से बुलाना पड़ेगा। वो इसके रोने पर शरारती लहजे में बोला। तुम अपनी बकवास बंद करो बदतमीज़ इंसान, मेरी प्यारी सी भाभी को रुला रहे हो। आशीष सलाल को डांटते हुए बड़ी शरारत से बोला था। नहीं हूँ मैं तुम लोगों की भाभी, समझ गए? वो अपनी लाल अंगारा आंखें उठाकर बोली। भाभी ये आंखें आप फसामा भाई को दिखाइएगा, वो जी जान से फिदा हो जाएंगे। अब के अज़हर के शरारत से कहने पर सभी हंस पड़े थे। यार इसमें इस कदर रोने की क्या बात है? यार इसमें इस कदर रोने की क्या बात है? वसामा भाई कितने अच्छे हैं, इतने हैंडसम, डैशिंग, गुड लुकिंग और इनके बालों का स्टाइल ही इतना गज़ब का है और इनकी खूबसूरत मूछें, वहाँ कहीं भी कोई कमी नहीं और तुम्हारे साथ तो किस कदर अच्छे लगेंगे, बेहतरीन कपल। मज़गान मुस्कुराते हुए बोली। तुम समझने की कोशिश करो, मैं इनको अपना भाई समझती हूँ। मुझे इनके हैंडसम होने पर कोई शक नहीं और ऐसे भी ये हो सकता है ना कि वो किसी और को पसंद करते हों। वो इसके इस दिन की बातें याद करके बोली। अब उल्टा सीधा मत बोलो, वो इस कदर अच्छे हैं और तुम हो के फजूल बहाने बना रही हो। अनुषा इसको घूरते हुए बोली। भाभी शादी के बाद आप ही कहेंगी कि या अल्लाह मेरा तो दिल ही नहीं लगता इनके बगैर। इनको ना देखूं तो आंखों को कुछ और नज़र ही नहीं आता। वलीद इसकी नकल उतारते हुए शरारत से बोला। तुम्हारी जैसी नहीं हूँ जलील इंसान, अब भी तुमने मुझे भाभी कहा तो मैं तुम्हारा सर तोड़ दूंगी। मैं अब खुद ही वसामा भाई से बात करूंगी। मुझे पूरा यकीन है कि वो मेरी बात ज़रूर समझेंगे। वो गुस्से से कहती हुई उठ खड़ी हुई। ओके ज़रूर जाओ वसामा भाई के पास, पर प्लीज़ भाई कहना छोड़ दो, क्योंकि 2 दिन बाद आपकी इनके साथ शादी है भाभी जान। वलीद बात मुकम्मल करते ही बाहर की सिमत भागा था और इसके पीछे वो भी, लेकिन दरवाजे से अंदर आते वसामा से टकरा गई। टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि इसके 14 तबक रोशन हो गए थे और आंखों के सामने तारे नाचने लगे। अगर वो इसको बरवक्त थाम ना लेता तो वो यकीनी तौर पर ज़मीन बोस होती। आप देख कर नहीं चल सकते हैं? वो अपने चकराते हुए सर को थाम कर बोली। मैं तो देख कर ही चल रहा था, आप ही देख कर नहीं चल रही थी। मेरा ख्याल है कुछ काम आराम से करने चाहिए, ना कि तेज़ी में। वो इसकी तरफ झुकते हुए बोला तो वो इसकी बात पर इसे घूरने लगी। अज़हर इसके घूरने पर हंसने लगा।
भाई अब आप ही भाभी जान को समझाएं, कब से अपने आंसू ज़ाया कर रही हैं। आशिर दोनों को छेड़ते हुए बोला। वसामा भाई मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। वो आशिर की बात नज़रअंदाज करते हुए बोली तो वो बगौर इसकी सूरत देखने लगा। बोलो क्या कहना है, इनके सामने तो मैं बिल्कुल बात नहीं करूँगी, ये आपको भी उलझा देंगे। आप अपने कमरे में चलें, मैं वहीं पर आती हूँ। इन सब की मायने खेज नज़रों से नज़र चुराते हुए बोली। वसामा मैं भी तुम्हें थोड़ी देर बाद ज्वाइन करता हूँ, जब तक तुम ज़रूरी बात सुन लो। अजहर शरारत से बोला तो वसामा ज़ेर लब मुस्कुराया, मगर जल्द ही अपनी मुस्कुराहट अपनी घनी मूछों तले छुपा ली और अपने कमरे की जानिब चल दिया। दस्तक देकर जब वो अंदर आई तो वो अलमारी के दोनों पट वा किए कुछ ढूंढ रहा था। दस्तक पर मुड़कर देखा तो गहरी सांस लेकर अलमारी बंद कर दी। वो मुझे आपसे ये कहना है कि आपको तो पता है कि घर वाले क्या चाह रहे हैं। अब एक आप ही हैं जो इस शादी को रोक सकते हैं। प्लीज़ वसामा भाई, मैंने आपको कभी इस नज़र से नहीं सोचा और आपने भी ऐसा कुछ नहीं सोचा होगा। मैं तो सबको मना कर कर के थक गई हूँ, कोई सुनता ही नहीं। और आप किसी को पसंद भी तो करते हैं और आपको इसको छोड़ना ही है तो फिर आप अरीशा से शादी कर लें। वो आपसे वाकई सच्ची मोहब्बत करती है। पहले मुझे लगता था कि वो मजाक कर रही है, पर अब मुझे लगता है वो वाकई आपको बहुत पसंद करती है। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? वो डरते हुए गोया हुई। वसामा जो इसका बगौर सुन रहा था और देख रहा था, इसके रुकने पर बोला, मैंने तुमसे कहा था कि मैं किसी को पसंद करता हूँ, तो आज सुन लो कि वो लड़की तुम हो। इस लड़की का नाम रोशान आफरीदी है, जिसे मैं दिल की गहराइयों से चाहता हूँ, जिसकी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते, जिसकी होठों की मुस्कुराहट से मुझे इश्क है। और मैंने ही दादी जान को कहा है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वो निहायत इत्मीनान से बोला। वो फटी फटी नज़रों से इसकी तरफ देख रही थी। अरीशा से तुम मेरी गुफ्तगू भी सुन चुकी हो। पहले मैंने सोचा था कि तुम्हारी पढ़ाई मुकम्मल हो जाए फिर शादी के मुतालिक सोचूंगा, मगर अब नहीं। मैं तुम्हें अपने करीब देखना चाहता हूँ। तुमने मुझे किसी और नज़र से ना देखा हो, लेकिन मैंने हमेशा तुम्हें अपना बनाने का सपना देखा है। अब मज़ीद ख़ुद को मत उलझाओ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। अपनी नाजुक सी जान पर इतना ज़ोर मत डालो। आई होप तो मेरी बात समझ गई होगी। वो इसके शाने पर जोर डालते हुए इसका रुख अपनी जानिब मोड़ते हुए बोला तो वह सर झुकाकर रह गई। मैं आपको ऐसा नहीं समझती थी, आप इतने बुरे होंगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं आपको अपना भाई ही समझूंगी। उसे खुद भी नहीं पता था कि वो गुस्से में क्या कह गई थी। वो इसकी बात पर हंस पड़ा। वो डुबडुबाती आंखों से देखती, शदीद रंज व खफगी भरे अंदाज में देखती, बेबसी से लब दांतों तले कुचलती रही। फिर ठीक 2 दिन के अंदर वो रोशाने वसामा आफरीदी बनकर इसकी सेज सजाए इसका इंतज़ार कर रही थी और कमरे के दरवाजे के बाहर हुरिया, अनूशा, मज़गान व रीशा रास्ता रोके खड़ी थीं। पहले नेक दें फिर अंदर जाएं। वो गेट बंद करके खड़ी थीं। किस खुशी में नेक दूं भाई, अपने ही कमरे में जाने के लिए पैसे दूं, ये कहाँ का असूल है। वो सरशारी से बोला। इसके अंग अंग से खुशी जाहिर हो रही थी। तो ठीक है, हम रोशाने को ले जाते हैं, तो फिर शौक से आप अपने कमरे में जा सकते हैं। क्यों हुरिया, अनुषा इसकी तरफ देखते हुए बोली। हाँ हाँ बिल्कुल। वो कमरे की जानिब बढ़ने लगी तो वसामा ने मुस्कुराते हुए इनका मतलूबा नेक दे दिया तो वो लेते हुए हंसते हुए चली गई। वो दरवाज़ा खोलकर कमरे में दाखिल हुआ, फिर अपने पीछे दरवाज़ा बंद कर दिया और वो जो गुस्से से भरी बैठी थी इसके करीब आते ही फ़ौरन खड़ी हुई। मैं आपसे कह देती हूँ, मैं इस रिश्ते को नहीं मानती हूँ। आप बहुत बड़े धोखेबाज हैं। कोई ऐसा भी करता है? मैं आपको अपना भाई समझती थी। आप मेरे भाई था, हूँ नहीं। अगर अब तुमने मुझे अपना भाई कहा और ख़ुद को मेरी बहन बनाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चुप कर जाओ, बिल्कुल खामोश। वो इसके होंठों पर उंगली रखते हुए बोला। मैं तुम्हें हमेशा दिल के करीब देखना चाहता हूँ, ताहयात आखिरी सांस तक। ये तो अल्लाह का करम है कि आज हम एक हैं। मैं तुम्हें इसी सूरत में देख रहा हूँ जिसमें मैं तुम्हें देखने का हमेशा से ख्वाहिशमंद था। अब तुम पहले से ज़्यादा खूबसूरत और दिलकश लग रही हो, इतनी कि दिल ही नहीं संभल रहा। वो इसको वेल्हाना नज़रों से देखते हुए बोला। रोशानी की आंखों में फिर से आंसू उमड़ने लगे थे, मगर ये आंसू इनके मान टूटने के थे। बस बहुत कीमती आंसू ज़ाया कर चुकी हो, अब कभी ये ख़जाना लौटाते न देखूं। इसने बड़े प्रेम से इसके आंसू साफ किए। आपको शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? अरीशा को तो बड़ा समझा रहे थे, अब ये मुझसे सब क्यों कह रहे हैं? वो हवास बाख्ता होते हुए बोली। शर्म कैसी, इसको अगर मैं कह रहा था तो वो सिर्फ मेरी कज़न थी और तुम मेरी बीवी। अब बंदा अपनी बीवी से तो ऐसी बातें कर सकता है, लेकिन कज़न से नहीं। जब तक तुम भी कज़न थी तो तुमसे कभी मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। तुम सचमुच मुझ पर काबिज हो गई हो हनी। मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। तुम ही तो हो जिसने मुझे चाहे जाने की लज्जत में सरापा भिगोया है। वो इसके हाथ अपने हाथों में लेते हुए बोला। वो पल पल बहक रहा था। वो भौंकलाकर पीछे होने लगी तो वो इसके शानों पर हाथ रखकर इसकी जानिब झुका।
वो सुर्ख रंग का लहंगा पहने मुकम्मल एक दुल्हन के रूप में जीती जागती क़यामत खड़ी थी। वो अपनी जगह मुतहिर खड़ी थी। इसके सामने खड़ा मर्द कोई गैर नहीं बल्कि इसका जायज़ और शरई मालिक खड़ा था। बेडरूम में एक मायने-ख़ेज़ खामोशी छाई हुई थी। वसामा के तेवर देखकर अब इसका दिल सूखे पत्ते की तरह काँप रहा था। आपने अगर ऐसा-वैसा कुछ किया तो मैं अपनी जान दे दूँगी। बेडरूम की मायने-ख़ेज़ खामोशी को रोशानी की आवाज़ ने तोड़ा था। अब इसको तुम्हारी नादानी कहूँ या मासूमियत, ऐसा-वैसा कुछ भी करूँगा तो अपनी शरई और कानूनी बीवी के साथ करूँगा। वो बेबाकी से बोला और फिर यकलख़्त इसने पहली बार अपना इस्तेकाक इस्तेमाल करते हुए इसको अपनी बाहों के घेरे में ले लिया था। प्लीज़ वसामा भा, बस इसके आगे कुछ मत कहना। फिर इसके गिर्द इसका घेरा तंग होता गया। तुम्हें मैंने क्या कहा था कि अपनी हरकतों पर कंट्रोल रखना, लेकिन तुम यहाँ पर भी बाज नहीं आईं। क्या ज़रूरत थी वसामा से इज़हार मोहब्बत करने की? मैं अम्मा को मनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तुम्हारी इस हरकत की वजह से सब कुछ गलत हो गया है। अब देख लो, वसामा ने रोशानी से शादी कर ली है, वो भी इतनी जल्दी। कब अकल आएगी तुमको? मैं रास्ते संवारती हूँ और तुम बिगाड़ देती हो। मैं तुम्हारी ऐसी ही हरकतों की वजह से यहाँ आई हूँ कि चलो घर का लड़का है, बात बन जाएगी। मैं तंग आ गई हूँ तुम्हारी इन हरकतों की वजह से। ये सब मेरा ही कसूर है। मैंने ही तुम्हें हद दर्जे आज़ादी दी, जिसका तुमने नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। अगर वक्त पर ही तुम्हारी लगाम कस दी होती तो ये नौबत ना आती। वो बुरी तरह अरीशा पर बरस पड़ी। मैं इसको तबाह कर दूंगी। इसकी हिम्मत तो देखिए, मुझे रिजेक्ट करके वो खुश रहेगा, ये मैं कभी होने नहीं दूंगी। वो नागिन की तरह फंकारी थी। बकवास बंद करो, तुम ऐसा वैसा कुछ नहीं करोगी और हम कल सुबह की फ़्लाइट से वापस जा रहे हैं। तुम अपना बैग पैक करो। मैं मज़ीद नदामत मोल नहीं ले सकती। मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम्हारी हरकतों से वरीशा का घर भी ना बसे। वो तो इन लोगों का बड़ापन है कि सलाल के लिए उन्होंने वरीशा का हाथ मांगा है। अब मैं मज़ीद तुम्हें कोई बेवकूफ़ी करने नहीं दूंगी। वो किसी हारे हुए इंसान की जीती जागती तस्वीर लग रही थी। ताई अम्मा, मैं नाश्ते में हाफ़ फ्राई अंडा खाऊंगा। फ़ारूक किचन में इंटर होते हुए बोला और मैं भी मज़गान जूस पीते हुए बोली, अच्छा ये तो बताओ कि तुम्हारे बड़े पापा कहाँ हैं? इनको भी बुलवाओ, आज तुम्हारी फूफो को एयरपोर्ट छोड़ने जाना है। इनका सुबह से कुछ पता नहीं है। वो इनके लिए नाश्ता बनाते हुए बोली, वो पापा के साथ गए हैं, आते ही होंगे, मुझे बता कर गए हैं। मुझे याद नहीं रहा बताना। वलीद कुर्सी खींच कर बैठते हुए बोला, ये लो नाश्ता करो जल्दी से। बेगम सजाद ने इनकी पसंद के ऑमलेट इनके सामने रखे। मामा, मैं दूध नहीं पीऊँगा, प्लीज़ इसे यहाँ से उठाएं। फ़ारूक ने मुंह बनाते हुए कहा, ए लो, दूध पीने में क्या कबाहत है, जल्दी पियो। ताई अम्मा घूरते हुए बोली और फिर आज़र को नज़र बचाकर उठते देखकर इसका हाथ पकड़कर बिठाया। तुम कहाँ भागे जा रहे हो? तुम भी पियो। वो गुस्से से बोली। दोनों रोज़ यूं ही दूध पीने से आनाकानी करते थे। मामा, मैं ये नहीं पीऊँगा। फिर मज़गान की जानिब झुकता हुआ सरगोशी में बोला, प्लीज़ ये तुम पी लो। मैं तो अपने हिस्से का पी चुकी हूँ, ये तुम्हारे हिस्से का है, इसीलिए तुम खुद ही पियो। इसने सफ़ा चढ़ जवाब दिया तो वो दांत पीस कर रह गया। कुछ कह तो सकता नहीं था क्योंकि मामा सामने ही बैठी थी। फिर दोनों ने ही मुंह बनाते हुए अपने अपने गिलास खाली किए। अरे सलाल, हारिस और आशिर अब तक क्या सो रहे हैं? ताई अम्मा को अपने सपूतों का ख्याल आया। वो तो कब के उठ चुके हैं क्योंकि रात को वलीमा है, इसलिए इसकी तैयारी देखने होटल गए हैं। अच्छा अच्छा सलमा, बेगम सजाद, तुमने अम्मा की बात करवा दी है इफ़त से? हाँ भाभी, करवा दी थी। बहुत खुश हो रही थी और शादी में ना आने पर अफसरदा भी। वो सलाल की शर्ट पर बटन लगाते हुए बोली, चलो जब आएगी तो मिल लेगी। अल्लाह अब इन दोनों को खुश रखे। वो वसामा और रोशाने को दुआ देती हुई उठ खड़ी हुई। अज़र कहाँ है? बेगम तारिक ने किचन में दाखिल होते हुए पूछा। अज़र बाबा के साथ गया है किसी काम से। तुम कहाँ थी? ताई अम्मा ने पूछा। मैं अम्मा जान के पास थी। शगुफ्ता आपा भी बैठी हुई थीं तो बातों में वक्त का पता नहीं चला। वो इनके पास बैठते हुए चाय का सिप लेते हुए बोली थी। वसामा की आंख खुली तो टाइम देखकर फ़ौरन उठ बैठा। दोपहर के 12 बज रहे थे। मैं इतनी देर सोया? वो खुद कलामी में बोला। फिर बराबर में सोई हुई रोशाने को देखा तो लबों पर बड़ी शरीर सी मुस्कान आ गई जो नींद में भी खफा लग रही थी। वो इसको काफ़ी देर तक देखता रहा, फिर उठकर वॉशरूम चला गया। वो बात लेकर आया तो वो अब तक नहीं जागी थी। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने बाल बनाने लगा कि इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। वह हेयर ब्रश रख कर दरवाजे की जानिब बढ़ा। सामने मामा को देखकर मुस्कुराया। क्या बात है बेटा, आज उठना नहीं है? वो भी मुस्कुराते हुए बोली, मैं तो उठ गया पर आपकी नींद की दीवानी बहू अब तक सो रही है। वो ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा इसको जगाओ जब तक मैं तुम लोगों का नाश्ता भिजवाती हूँ। वो मुस्कुराते हुए पलट गईं तो वह दरवाज़ा बंद करके बेड के करीब आया और फिर इसके पास बैठकर इसके गाल थपथपाए। रोशाने, उठो, सुबह हो गई है। वो कसमसा कर करवट बदल गई। इसके मुसलसल जगाने से भी वो नहीं उठी थी तो वो इस पर झुक गया। इसकी शरारत पर वो भुखलाकर उठी थी। आप
शर्म से नज़र नहीं उठ रही थी। जो रात तक बढ़-बढ़ कर बोल रही थी, अब इसको अपने इतने करीब देखकर इसकी सांसें तक रुक गई थीं। कल रात की बेकरारी और बेताबियों ने इसके हवास ख़ता किए हुए थे। मैं आती हूँ। वो इसके करीब से गुजरकर वॉशरूम चली गई। इसके इस अंदाज को देखते हुए वसामा के लबों पर बड़ी जानदार मुस्कुराहट आई थी। फिर वो उठकर कमरे से बाहर चला गया। जब वो नहाकर बाहर आई तो वसामा को कमरे में ना देखकर सकून में आ गई थी। इसके एहसासात बड़े अजीब से हो रहे थे। दिल की दुनिया में तूफान बरपा था। वसामा को इस अंदाज में देखकर दिल में अजीब सी हलचल मची हुई थी। कल तक जिसे देखने बात करने से उलझन नहीं होती थी, आज इसके सामने नजरें उठाना मुश्किल लग रहा था। रात का मंजर याद करके तो इसका शर्मो-हया से बुरा हाल था। बालों को संवारते हुए वो सोचे जा रही थी कि दरवाज़ा खोलकर हुरिया, अनुषा, मुस्कान अंदर आई थीं। दरवाज़ा खुलने पर वो चौंक कर पलटी थी। वो लोग इसको बड़ी शरारत से देख रही थीं। अब कहो बन्नो रानी, कैसे लगे तुम्हें वसामा भाई? अनुषा इसके शर्म से सुर्ख पड़ते चेहरे को देखते हुए बोली। आज तो जुबान से कुछ बोला ही नहीं जा रहा। वैसे भाई ने मुंह दिखाई में क्या दिया है? हुरिया ने इसके करीब बैठते हुए पूछा। नाम भी मत लो अपने वसामा भाई का। वो एकदम गुस्से में बोली। अरे अब वो हमारे वसामा भाई हो गए और तुम्हारे लिए सिर्फ वसामा? ओहो! मज़गान ने बड़ी शोखी से कहा। वो पहले ही वसामा के रवैये से परेशान थी, तो इसकी बात पर रोने बैठ गई, तो वो सब मुस्कुराने लगी। रोशानी यार, अब तो रोना बंद करो। इतना खूबसूरत शख्स पाकर भी रो रही हो। अब अपनी अनुषा को ही देखो, कैसे अज़हर भाई के सपने आंखों में सजाकर बैठी है और तू रो रही है। हुरिया अनुषा को मायूसी से देखते हुए बोली तो वो इसको घूरने लगी। इतने में वसामा किसी काम से कमरे में आया तो वो बड़ी ज़ुमाइनी से रोशाने को देखने लगी। वो सीधा वार्डरोब की जानिब बढ़ा था, फिर अपनी मतलूबा चीज़ लेकर वापस पलटने लगा, तो रोशाने पर एक गहरी नज़र डालना नहीं भूला था। इसके जाते ही रोशाने ने दबी हुई सांस खारिज की और बड़ी चोर नज़र से इनकी तरफ देखा, तो नज़रों के तसादम पर इनको हंसी आ गई। फिर कुछ ही देर में वो सब कुछ भूल भाल कर मुँह दिखाई के कंगन दिखाने लगी। कुछ भी हो, अब सबके सामने वो पहले जैसी बेवकूफ़ों जैसी हरकत नहीं कर सकती थी। फिर वलीमे की तकरीब में सब ने ही इन दोनों की जोड़ी को सराहा था। वलीमा भी खैरियत से गुजर ही गया था। रमज़ान मुबारक का बबरकत महीना शुरू हुआ तो भागती दौड़ती ज़िंदगी एक परसकून से ठहराव का शिकार हो गई। दादी जान दादा जान कह रहे हैं कि वो कुछ दीनी किताबें लाए थे, वो दे दें, जलाल अंकल के घर देकर आना है। वो खुद भी वहीं पर बैठे हैं। अज़हर ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा। वो अलमारी के ऊपर रखी हैं, उठा लो और सुनो, जाते हुए रोशाने को मेरे कमरे में भेजना। वो कुरान खोल कर पढ़ते हुए बोली। वो इस बात में सर हिलाकर चला गया। मज़गान और रोशानी कहाँ हैं? इसको बोलो, दादी जान बुला रही हैं। वो लाउंज में बैठी मज़गान को कहता हुआ खुद बैरूनी दरवाजे की जानिब बढ़ गया। मज़गान रोशानी को ढूंढते हुए इसके कमरे में गई तो वो सोई हुई थी। इसने उसको जगाना मुनासिब न समझा और दरवाज़ा बंद करके दादी जान के कमरे की तरफ बढ़ी। फिर दादी जान को बताया कि वो सो रही है, तो वो सर हिलाकर दोबारा से कुरान शरीफ पढ़ने लगी। अफ्तारी के टाइम पर घर में बड़ी ही रौनक होती थी, क्योंकि घर के सब ही मर्द ऑफिस से जल्द आ जाते थे और ख़वातीन किचन में मसरूफ़ होती थीं। रोशानी, ज़रा कमरे में आओ। वसामा ऑफिस से आने के बाद इससे बोला और ख़ुद कमरे में चला गया और वो भी इसके पीछे उठकर कमरे में चली गई। क्या बात है? वो अंदर आते हुए बोली। मैंने जो तुमको फ़ाइल दी थी वो कहाँ है? मुझे अभी चाहिए। वो बेड की दराज़ खोलते हुए बोला। वो मैंने कहाँ रखी है? मुझे तो याद ही नहीं आ रहा। वो इत्मीनान से बोली। क्या मतलब याद नहीं? मुझे इसकी ज़रूरत है। मुझे दोबारा ऑफिस जाना है। याद करो कहाँ रखी थी। वो इसके मुतमईन चेहरे को घूरते हुए बोला। वो जहन पर जोर डालती हुई याद करने लगी। हाँ, याद आया, मैंने अलमारी में रखी थी। इसको एकदम ही याद आया। थैंक गॉड, याद तो आया। वो हाथ उठाकर बोला। वो अलमारी खोलकर फाइल निकालने लगी तो वो इसके करीब आ खड़ा हुआ। इतना भूलती क्यों हो मेरी जान? वो इसको अपने हिसार में लेते हुए बोला। वो इतने दिन गुजरने के बाद भी इससे घबराती थी, इसकी कुर्बत में उलझ जाती थी। ये क्या कर रहे हैं आप रोज़े से हैं? वो इसके हिसार को तोड़ती हुई बोली। तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ। वो शरीर अंदाज में गोया हुआ। वो इससे नज़र चुराते हुए वार्डरोब बंद करने लगी तो वह बेड पर बैठकर शूज़ उतारने लगा। मेरा कोई सूट निकाल दो, मैं अफ्तारी के बाद दोबारा ऑफिस जाऊंगा। तो वो इसके कपड़े निकाल कर रख चुकी थी। आप दोबारा क्यों ऑफिस जा रहे हैं? वो इसके शूज़ उठाते हुए बोली। कुछ ज़रूरी काम है, इसे पूरा करना है। अगर तुम कहती हो तो नहीं जाता हूँ। वो शरारत भरी नज़रों से इसको देखते हुए बोला। नहीं नहीं, आप जाएं। वो जल्दी से बोली तो वो इसके घबरा कर जल्दी बोलने पर हंसने लगा। अच्छा सुनो, मुझे सुबह सहरी के लिए जल्दी उठाना। आज भी देर से उठा था। वो फाइल का मुताला करते हुए बोला तो वह सर हिलाकर कमरे से चली गई। आंख खोलते ही वो पहली नज़र डालकर सूरत-ए-हाल का कुछ अंदाज़ा न कर सकी। कमरा मध्यम रोशनी से रोशन था। इसकी सांसें उथल-पुथल हो रही थीं। सीने पर बोझ धरा हुआ महसूस हुआ तो इसने उठना चाहा,
मगर किसी के हिसार ने इसे उठने नहीं दिया था। इसने कुछ चौंक कर अपनी मंदी-मंदी आंखें खोलकर अपने पहलू में लेटे वसामा को देखा। वो इसकी तरफ चेहरा किए करवट के बल दुनिया व माफिया से बेखबर सो रहा था। नींद में इसने अपना हाथ रोशाने पर रख दिया था। इसने बहुत आहिस्तगी से इसका बाजू उठाया और उठ खड़ी हुई। वो वज़ू करने बाहर आई तो इसकी जानिब बढ़ी। सुनिए, जल्दी से उठ जाएं, सहरी का वक्त हो गया है। वो इसको कहते हुए खुद कमरे से बाहर चली गई। फिर मामा और ताई अम्मा के साथ सहरी तैयार की। फिर सब चीज़ें डाइनिंग टेबल पर रखने लगी तो दादा जान ने पूछा, वसावा नहीं उठा अब तक? मैं उठाकर तो आई थी। रोशानी ने कीमे का बाउल टेबल पर रखा। सभी अपनी अपनी नशिस्त संभाल चुके थे। जाओ जाकर देखो इसको। ताई अम्मा ने पराठे बाबा जान को देते हुए कहा तो वह दांत पीसते हुए कमरे की जानिब बढ़ी। वो हनूस इसी तरह सो रहे थे। ये अब तक उठे नहीं। सुनिए, उठ जाएं, 20 मिनट रह गए हैं सहरी ख़त्म होने में। वो इसके ना उठने पर परेशान हो गई थी, क्योंकि वो एक ही आवाज़ में उठ जाता था। वो इसके करीब बैठ गई और बेख्तियार ही इसकी दहकती पेशानी पर अपना हाथ रखा। दूसरा हाथ इसके सीने पर धरा था। वसामा ने पूरी की पूरी आंखें खोलीं। इसकी आंखों की रंगत सुर्ख हो रही थी। अपनी पूरी आंखें रोशाने पर जमाए इसने हंकारा भरा। वो बेचैन हो उठी। आपकी तबीयत तो ठीक है? इसका बाजू हिलाते हुए पूछा। नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम परेशान नहीं हो? वह इसका हाथ थामते हुए धीरे से बोला। नहीं, आपको तो बहुत बुखार है, मैं ताई अम्मा को बताती हूँ। वो परेशानी में खड़े होते हुए बोली। मैं ठीक हूँ रोशाने, वो इसका हाथ खींचते हुए बोला। इसका हाथ खींचने पर वो दोबारा बैठ गई थी। वो लिहाफ हटाते हुए बिस्तर से उठा और अपने घने बालों को हाथ से सही करने लगा। आप उठकर कहाँ जा रहे हैं? आपको तो तेज़ बुखार है, आप प्लीज़ लेट जाएं, आराम करें। वो इसको बाथरूम में जाता देखकर बोली तो वो पलट कर इसकी परेशान सूरत देखते हुए बोला, मैं ठीक हूँ, मामूली सा बुखार है, ठीक हो जाएगा। वो कहते हुए वॉशरूम में घुस गया तो वो वहीं टहलने लगी। वसामा तौलिए से मुंह साफ करता हुआ बाहर आया तो इसे वहीं देखकर रुक गया। चलो, सहरी का वक्त जा रहा है, वो इसका हाथ थामकर बोला। बुखार में रोज़ा रखेंगे आप? वो इसकी तरफ देखते हुए फिक्रमंदी से बोली, रोज़े फ़र्ज़ हैं, किसी सूरत माफ़ी नहीं है। वैसे तुमने अपनी दुश्मनी ख़त्म कर ली है जो इतनी मेरी परवाह कर रही हो? वो इसकी आंखों में देखते हुए बोला, जी नहीं, मेरी और आपकी कोई दुश्मनी नहीं है। बस मैंने आपसे बढ़कर कोई धोखेबाज नहीं देखा। क्या धोखा किया है मैंने तुम्हारे साथ? वो इसे सुर्ख आंखों से घूरते हुए बोला। फिर इसके कुछ न कहने पर कमरे से चला गया तो वो भी पीछे चली गई थी। शाम तक वसामा का बुखार काफ़ी हद तक बढ़ चुका था। रोशाने के मना करने पर भी वो ऑफिस चला गया था, लेकिन दोपहर में सर चकराने लगा और दिल में घबराहट सी होने लगी तो वो ऑफिस से उठकर घर चला आया। घर आते ही अपने कमरे की जानिब बढ़ गया था। कमरे में दाखिल होते ही बेड पर गिर सा गया। बेड पर गिरते ही इस पर गनूदगी सी तारी होने लगी और फिर कब नींद की आगोश में गया पता ही नहीं चला। रोशाने असर की नमाज पढ़ रही थी। सलाम फेरा तो इसको कमरे में पाकर हैरान हुई। वो जूतों समेत बेड पर दराज था। चाहे नमाज लपेट कर सोफे पर रखी और फिर इसकी तरफ आई, झुककर शूज़ के स्ट्रिप खोलने लगी। अरे, ये क्या कर रही हो? वो फ़ौरन ही बेदार हो गया था। मैं जूते उतार रही हूँ, आप थक गए होंगे, आराम से सो जाएं। अफ्तारी के वक्त मैं आपको उठा दूंगी। प्लीज़ छोड़ो, जूते मैं खुद कर लूँगा। दरअसल सर चकरा रहा था तो ऐसे ही लेट गया। वो जुराबे उतारते हुए बोला, मैंने आपसे कहा था कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आज रोज़ा मत रखें। चले, रोज़ा रख लिया था तो ऑफिस मत जाएं, पर आप तो किसी की सुनते ही नहीं। वो अनजाने में ही इसकी बीवी का रोल अदा कर रही थी। दिल वसामा को वही दर्जा देने जा रहा था जो इसका हक था। वो चेंज करने के लिए वॉशरूम की जानिब बढ़ा। नहाकर वापस आया तो वह इसको सख्त गुस्से से घूरने लगी। अभी आपका बुखार उतरा नहीं है जो आप नहा कर आ रहे हैं? आपका दिमाग ख़राब हो गया है? यार, घबराहट हो रही थी तो नहा लिया, इससे कुछ नहीं होता। वो टॉवल से सर खुश्क करते हुए बोला। वो इसके करीब आकर इसका माथा छूने लगी। अच्छा, अब आप लेट जाएं। वो इसको बेड पर लेटाकर कंबल ओढ़ाते हुए बोली। खुद लाइट ऑफ करके बाहर चली आई। तुम कहाँ चली गई थी? वो किचन में आई तो अनुषा इसको देखते हुए बोली, कमरे में थी, इनकी तबीयत ठीक नहीं है और रोज़ा भी रख लिया है। अगर रोज़ा नहीं रखते तो दवा तो खा लेते। अभी भी इतना तेज़ बुखार है और जनाब नहा कर आए हैं। वो फिक्रमंदी से बोली। अनुषा इसकी फिक्रमंदी पर मुस्कुरा दी और खुश हुई कि इसने इस रिश्ते को दिली तौर पर कबूल कर लिया था। चलो, अभी थोड़ा सा वक्त रह गया है, तुम परेशान ना हो। हम्म तो वो हंकारा भरकर रह गई। रोशाने वसामा कब आया था? बाहर इसकी गाड़ी खड़ी है। हाँ, जल्दी आए थे, तबीयत ठीक नहीं है, कमरे में है, सो रहे हैं। वो पकौड़ों का अमेज़ा बनाते हुए बोली। क्या हुआ है? सुबह तो ठीक था, ताई तशवीश से बोली। सुबह से ही बुखार है, मना किया था कि आज ऑफिस ना जाएं, लेकिन माने ही नहीं, हमेशा अपनी ही करते हैं। वो गुस्से से तो भरी ही थी। ताई अम्मा को देखते ही वो इसकी शिकायत करने लगी। वो इसके ऊपर हंसते हुए उठी तो वो इनके हंसने पर खफा होने लगी। अरे बच्चे, नाराज़ मत हो, अफ्तारी के वक्त दवा दे देना, मैं जाकर देखती हूँ इसको।
इनको उठा भी दीजिएगा, 15 मिनट रह गए हैं अफ्तारी होने में। वो जल्दी जल्दी हाथ चलाने लगी। रमज़ान मुबारक का महीना शुरू होते ही हर कोई खुशू व खुजू से रोज़े रख रहा था। तिलावत कुरान पाक की सहर अंगेज़ आवाज़ें सुबह से शाम तक जारी रहती। रमज़ानुल मुबारक का दूसरा अशरा भी गुजर चुका था, तो सबको ही अपनी ईद की तैयारी की फ़िक्र लग गई थी। मामा, मैंने बाज़ार जाना है, मज़गान ने बेगम सज्जाद के करीब बैठते हुए कहा। शाम में अफ्तारी के बाद अज़हर के साथ तुम सब चली जाना। दादी जान ने तस्बीह के दाने पढ़ते हुए इसकी बात का जवाब दिया। थैंक यू दादी जान, मैं सबको जाकर बताती हूँ। वो भागते हुए बाहर चली गई तो वह सब इसके बचपने पर हंस पड़े। अम्मा, आपको इफ़त के घर जाना था, कब तक जाएंगी मुझे बता दें। फरहान साहब, जो इनके कहने पर ऑफिस से जल्दी आए थे, कमरे में दाखिल होते हुए पूछा। शाम में रोज़ा अफ्तारी के बाद चलेंगे। बहू, ज़रा पैरों पर तेल लगाओ, दर्द हो रहा है। वो लेटते हुए बोली। आप आराम करें अम्मा, जब जाना हो तो बता दीजिएगा। वो इनको आराम की ताकीद करते हुए कमरे से चले गए तो बेगम फरहान इनके पास बैठकर तेल की मालिश करने लगी। बहू, रोशाने कहाँ है? वो खुश तो है? वो आंखें मूंदते हुए बोली। हाँ अम्मा, मुझे तो लगता है वो अब खुश है, क्योंकि जब वसामा से शादी की बात की थी तो बड़ी चिढ़ती थी, लेकिन शादी के बाद बड़ी तब्दीलियां इसमें आ गई हैं। अब वो इसकी फ़िक्र में हर वक्त हलकान रहती है, इसका हर तरह से ख्याल रखती है। बेगम तारिक मुस्कुराते हुए बोली तो बेगम फरहान ने भी तायद की। हाँ, अब परसों की ही बात को ले ले। वसामा को बुखार हो गया था तो फ़िक्रमंदी से इसकी बुरी हालत थी। वो इसकी इस दिन की फ़िक्रमंदी पर मुस्कुराते हुए बोली तो दादी जान भी धीरे से मुस्कुरा दी। अस्सलाम वालेकुम। वसामा ने कमरे में दाखिल होते हुए सलाम किया। ऑफिस से आने के बाद सब मर्द हज़रात सबसे पहले इनके पास सलाम करने ज़रूर आते थे। वालेकुम सलाम, सब ने मुश्तरका सलाम का जवाब दिया। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? दादी जान ने इसकी पेशानी चूमते हुए कहा। अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ ख़ास बुखार तो नहीं था। रोशानी यूं ही फिक्रमंद हो रही थी और आप लोगों को भी परेशान कर दिया। वो हंसते हुए बोला। लो, इतना तेज़ बुखार था, बच्ची से ही परेशान हो रही थी। ताई अम्मा बेटे को घूरते हुए बोली। इतने में हुरिया चली आई। भैया, आज आप देर से आए हैं, खैरियत थी? वो इसके सामने बैठते हुए बोली। हाँ, कुछ काम था, मैं अज़हर के साथ था। कोई काम था तुम्हें मुझसे? नहीं, वो रोशानी परेशानी में पूछ रही थी। अच्छा मामा, मैं कपड़े चेंज कर लूँ? वो उठते हुए बोला और फिर कमरे में चला गया तो वो फिर से अपनी बातों में मसरूफ़ हो गई। तुम नहीं गई सबके साथ बाजार? अफ्तारी के बाद वो कमरे में आया तो उसको धुले हुए कपड़े अलमारी में रखते हुए पूछा। मेरे पास इतने बहुत सारे कपड़े पड़े हुए हैं जो शादी में बनवाए थे, वो रखे हैं, इसलिए नहीं गई। वो मसरूफ़ अंदाज में बोली। क्यों, और कपड़े नहीं बनवाने? वो इसके करीब आकर गोया हुआ। मुझे नहीं बनाने तो नहीं बनाने, और क्यों नहीं बनवाने ये मैं आपको बता चुकी हूँ। वो इसके करीब से गुजरने लगी तो इसने इसको अपनी तरफ खींचा, तो वो जो मुकम्मल अपने ध्यान में गुम थी इसके खींचने पर सीने से आ लगी थी। वो इसकी गिरफ्त से आज़ाद होने की कोशिश करने लगी तो इसने इसको मज़ीद अपने करीब कर लिया। अभी मुझे इशा की नमाज़ भी पढ़नी है। वो इससे नज़र चुराते हुए बोली। इसमें अभी बड़ी देर है, इस वक्त तुम मेरे ऊपर तवज्जो दो, कुछ मेरा भी हक अदा कर दिया करो। तो आपने अपना हक छोड़ा कहाँ है? इतना मज़लूम बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो जज्बात में वो बात भी कह गई जो बात इसे नहीं कहनी चाहिए थी। वो इसकी बात पर बेख्तियार ही कहा लगा उठा। तो क्यों छोड़ें अपना हक? तुम्हारे करीब ही तो ज़िंदगी खूबसूरत लगने लगती है। वो बहकने लगा तो वो इसके तेवर देखकर बौखला उठी। दरवाज़ा खुला है, कोई आ जाएगा। वो इसे रोकते हुए बोली। घर में कोई नहीं है, यंग पार्टी बाजार गई हुई है और घर के सारे बड़े इफ़त फूफो के घर गए हैं। वो इसके बालों से कैचर उतारते हुए बोला। घर के मुलाजिम तो घर पर हैं, छोड़े मुझे। अब की बार इसने कुछ गुस्से कुछ घबराहट से इसकी जानिब देखना चाहा, मगर नज़रें अगले ही लम्हे झुक गईं। क्या कुछ नहीं था इन आँखों में? इसे अपनी रूह फना होती हुई महसूस हुई। दिल की धड़कनें तो हद से ज़्यादा तेज़ थीं। वसामा भाई, यार भाई को भाड़ में झोंको। वो तड़प उठा। खबरदार, जो तुमने मुझे भाई कहा वो सख्त भुनाया था। शादी से पहले मैं तुम्हारा भाई था, यानी था, हूँ नहीं। अब तुम मेरी बीवी हो, आखिर कब तक मानोगी? कब इस रिश्ते को एक्सेप्ट करोगी? पहले तुमने इस तरह नहीं सोचा होगा, पर अब तो सोचा होगा। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, इतनी कि तुम्हारे बिना जीना अजाब लगता है। मैं तुम्हें इस वक्त से चाह रहा हूँ जब मुझे इस बात का शऊर भी नहीं था। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूँ? वो इसके सामने दोजानों होकर बैठा तो वो इसकी तरफ यकटक देखे जा रही थी। इसकी आखिरी बात पर बेसाख्ता ही इसके लब पर हाथ रखा था। मैंने ऐसा तो नहीं कहा, शुरू शुरू में ये सब अच्छा नहीं लगता था, बल्कि अब भी घबराहट होती है, लेकिन फिर भी मैं आपके बगैर नहीं जी सकती हूँ। वो बेख्तियार ही इसके शाने पर सर रखकर रो पड़ी तो इसके लब घनी मूँछों तले मुस्कुरा उठे। आपने मुझे भी खुद से मोहब्बत करने पर मजबूर कर दिया है। वो हनूज इसके शाने से लगी हुई थी। शुक्र है अल्लाह का, तुमने इकरार तो किया, वरना मेरी तो ज़िंदगी ऐसे ही गुजर जाती और ईद ख़राब हो जाती। वो शरीर लहजे में बोला तो वह एकदम ही इससे अलग होकर बोली। ईद कैसे ख़राब होनी थी?
जाहिर सी बात है तुमने तो करीब आने नहीं देना था तो ईद तो ख़राब होती ना। वो ज़ुमायनी से देखते हुए बोला। आप ज़्यादा फैले नहीं। तो वो इसकी नाक खींचकर बोला। मैं कहाँ फैल रहा हूँ। वो इसकी रोमांटिक हालत से घबराते हुए बोली। आप भी ना, आप बड़े चीटर हैं। तो वो हंसते हुए इसको अपने करीब कर गया। आज रात मुझे लगता है कि चांद नज़र आ जाएगा। क्यों भाई, वलीद ने वसामा से पूछा। मेरा भी यही ख्याल है। वो टीवी पर न्यूज़ देखते हुए बोला। ये भी तो हो सकता है कि कल रोज़ा हो। अनुषा ने कयास आराई की। हाँ, हो सकता है। अज़हर ने भी इसकी हाँ में हाँ मिलाई। अज़हर भाई, ये आपकी चाय और ये आपकी। रोशाने ने अज़हर और वसामा को चाय दी। तो हम लोग कहाँ हैं? वलीद ने इन दोनों को चाय पीते हुए देखकर कहा। तुमने अभी आइसक्रीम खाई थी, वो भी इतनी बहुत सारी, ऊपर से तुम चाय पियोगे। वो घूरते हुए बोली। तो क्या हुआ, आइसक्रीम खाने से चाय का क्या ताल्लुक? ठंडे पर तुम गर्म चाय पियोगे, दांत गिराने हैं या जुकाम भी हो सकता है। आई बात समझ शरीफ में। वो हुरिया के हाथ देखते हुए बोली जो अनुषा से मेहंदी लगवा रही थी। हाँ, आ गई है। वो हुरिया का हाथ पकड़ते हुए बोला। ये क्या कर रहे हो बदतमीज इंसान। हुरिया ने अपने हाथ को इसके हाथ में देखते हुए कहा। ये क्या लगा रही हो तुम। लाओ मैं लगाता हूँ मेहंदी तुम्हें। मुझे बहुत अच्छी मेहंदी लगानी आती है। वो इसकी मेहंदी ख़राब करते हुए बोला। भाई इसको देखें क्या कर रहा है, मेरा सारा डिज़ाइन ख़राब कर दिया है। वो रहानसी होकर वसामा से बोली। वलीद छोड़ो इसका हाथ, सारा डिज़ाइन बर्बाद कर दोगे। वो मसनूई गुस्से से बोला तो वो इसका हाथ छोड़कर रोशाने के पास आ बैठा, जो सुबह के लिए खुश्क मेवाजात काट रही थी। लाएं भाभी, आपके हाथ में मैं लगाता हूँ। देखो मेरे साथ बिल्कुल भी बदतमीज़ी नहीं करना। मैं मेहंदी वेहंदी नहीं लगाऊंगी। वो उंगली उठाकर बोली। क्यों नहीं लगानी है मेहंदी? मैं अभी दादी जान को बोल कर आता हूँ। शादी के बाद पहली ईद है आपकी भाभी जान। वो शरारत से आंखें घुमाते हुए बोला। पूरे खबीस हो तुमसे नहीं लगवाऊंगी, ये याद रखो। हाथ गंदे नहीं करवाने। फिर भाई से लगवानी है। इसने इसको उठाकर वसामा के बराबर ला बिठाया। चलो यार लगाओ मेहंदी, क्या सोच रहे हो। खुशकिस्मत हो तुम जिसे ये सादत नसीब हो रही है। एक हमें देखो। अजहर ने कहते हुए अनुषा को देखा तो अनुषा मुस्कुरा दी। तो लगाए ना मेहंदी भाई। वलीद शरारत से बोला। किसको लगाऊं, तुम्हारे लगाऊं। वो भी इनका उस्ताद था, कहाँ इनके घेरे में आता। मालूम था कि दोनों ही इसकी खिंचाई करने पर तुले थे। मुझे कोई मेहंदी वेहंदी नहीं लगवानी है। रोशाने पजल होते हुए इसके पहलू से उठ खड़ी हुई। कहते में मस्जिद में ऐलान होने लगा कि ईद का चांद नज़र आ गया है। तो सब एक दूसरे को मुबारकबाद देने लगे। चांद रात मुबारक हो चांद को, चांद रात मुबारक हो चांद को। वसामा ने सबसे नज़र बचाकर इसके कान में सरगोशी की। तो वो भी मुस्कुराती नज़रों से देखती हुई बोली। आपको भी मुबारक हो। चलें सब बड़ों को मुबारक देकर आते हैं। सब ईद की नमाज पढ़कर आ गए थे और अब लड़कियां इनसे लड़ झगड़ कर इनसे ईदी वसूल कर रही थीं। बुजुर्गों ने तो बड़े आराम से ईदी दे दी थी, लेकिन लड़कों ने कहाँ आसानी से देनी थी। अजहर शराफत से ईदी दो वरना अच्छा नहीं होगा। मसगान सजी संवरी इसके सामने खड़ी थी। मुझे ले लो ईद का गिफ्ट समझकर, इसने कहा और वलीद के बराबर बैठ गया। तो वो इसको घूरने लगी। फिर काफ़ी आनाकानी के बाद सब ने ईदी दे ही दी। वसामा ने तो आते के साथ ही दे दी थी। अब इनकी छेड़छाड़ से महसूस हो रहा था। फिर रोशानी की कमी महसूस करते ही वो सबको हंसता छोड़कर कमरे में आया। तो वो ड्रेसिंग टेबल के आगे बैठी चूड़ियां पहन रही थी। तो इसका अक्स आईने में देखते ही मुस्कुराई। ईद मुबारक। वो इसके पीछे खड़े होते हुए बोला। आपको भी। वो जल्दी जल्दी चूड़ियां चढ़ाने लगी। लाओ मैं पहनाता हूँ। वो इसके हाथ से चूड़ियां लेते हुए बोला। वो कॉपर कलर की हसीन साड़ी पहने हुए खुद भी एक हसीन हूर लग रही थी। वो इसे चूड़ियां पहनाकर फिर से गजरे निकाल लाया। गजरे। वो बुरी तरह खुश हुई। वो जानता था कि इसको मोतिये के गहनों से इश्क था। जी जनाब, सिर्फ आपके लिए। वो गजरे इसके हाथ में पहनाते हुए सरगोशी में बोला। ये आप कब लाए? वो खुश होते हुए बोली। रात को जब आप मज़े से सो गई थी हमें एहसास तन्हाई देकर। तो क्या मैं अब रात में भी ना सोऊं? अब तो मैं पहले से कम सोती हूँ। वो झूठी खफगी से खड़ी हो गई। वो भी जान गया था। तभी दो बाजुओं ने इसके वजूद को उठा लिया। इस अचानक आफताब पर वो बुरी तरह भौंकला उठी। इसको नरमी से बेड पर बिठाकर खुद भी करीब बैठ गया। गुस्सा क्यों हो रही हो? आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, इतनी कि मुझे अपने दिल की धड़कनें बंद होती महसूस हो रही हैं। वो दीवानगी से बोला। आपको मैं कब अच्छी नहीं लगती, या आप बताएं। क्या करूं, तुम्हें देखकर दिल ही नहीं भरता। इसमें मेरा क्या कसूर है? आज मेरा नाम लेकर मुझे बुलाओ। मैं अब तुम्हारे होठों से अपना नाम सुनना चाहता हूँ। वो गंभीर लहजे में बोला। मुश्किल है आपका नाम लेना, मैं नहीं कहूँगी। वो शोखी से बोली। तो इसने कलाई थामकर इसको अपनी तरफ खींचा और दूसरा हाथ इसकी कमर पर रख कर इसे उठने से बाज रखा। अब बोलो क्या कह रही थी? छोड़िए वसामा, मुझे बाहर जाना है, सबको ईद मिलनी है। वो हया आलूद तबस्सुम के साथ बोली। पहले मुझसे तो ईद मिल लो, और क्या मुझसे ईदी नहीं लेनी तुमने? वो इसकी जुल्फे संवारते हुए बोला।
हाँ तो आपको एहसास है तो खुद ही दे दें ईदी। इसके कहने पर इसकी पेशानी पर महर मोहब्बत जब्त करते हुए कहा, ये तुम्हारी ईदी, अब लाओ मेरी ईदी। वो शरारत से इस पर नज़र टिकाकर बोला तो वो बुरी तरह झिम गई थी और इसके करीब से उठने लगी तो वो भी उठ बैठा। ये ईदी नहीं है, पैसे निकालें। वो इसकी कमीज़ का बटन बंद करते हुए बोली तो वसामा ने मुस्कुराते हुए अपना वॉलेट खोला। वो इसके हाथ से वॉलेट लेते हुए बोली, बस इतने काफ़ी हैं। तो वो इसकी शरारत पर मुस्कुरा दिया। फिर धीरे से इसको अपने करीब करते हुए बोला, ईद मुबारक। तो वो भी सरशारी से इसके सीने पर सर रखते हुए मोहब्बत से बोली, आपको भी। अब इनकी ज़िंदगी बहारों के संग हो चली थी। ये नावल आप सबको कैसा लगा कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें, हमें इंतज़ार रहेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत जल्द मिलेंगे एक और ख़ूबसूरत मुकम्मल नावल के साथ।